हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, पार्ट नंबर 4 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अनवील्ड द पोएट्री कलेक्शन बुरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स, द बुक इज ऑथर्ड बाय। तो इस बुक के आपके ऑथर हैं अनुपमा शर्मा। क्या नाम है इनका? अनुपमा शर्मा की ये आपकी बुक है और इसको अनवील किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। ठीक है, नाउ जो ये पोएट्री कलेक्शन है इसे पब्लिश किसने किया था? सतलुज प्रकाशनप जो है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ चिलेज प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक टू इंडिया। तो रिसेंटली चिले के जो प्रेसिडेंट है उनका विजिट हुआ था इंडिया में और उसी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया और चिले के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है टू कोलैबोरेट ऑन अ एंटार्क्टिक रिसर्च थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो इंडिया का है, और इंस्टीट्यूट एंटार्क्टिको चिलेनो, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है चिले का। इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है किसके लिए? रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो भी साइन हुआ था प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा और क्लासिकल डांसेस को बिटवीन इंडिया एंड चिले। 2025 से 2029 का ये आपका जो है प्रोग्राम है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक एमओयू आपका साइन हुआ था इंडिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच में और चिले की नेशनल सर्विस फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स के बीच में इन द कॉपरेशन इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए यहाँ पे एमओयू साइन हुआ था। इसके अलावा फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट, किसके साथ? नेशनल कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ चिले के साथ, इंपोर्ट करने के लिए कॉपर फ्रॉम चिले। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेटमेंट है और ये चारों के चारों आपके करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा इंडिया और चिले के बीच में एक माइनिंग इंडस्ट्री राउंड टेबल भी हुआ था स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन दी माइनिंग सेक्टर। ठीक है, फिर इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी शामिल थे और चिले के जो मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं औरोरा विलियम्स, ये इस मीटिंग में आपके शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने इनवाइट किया है चिले को कि ये पार्टिसिपेट करे वेव्स में, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 जो आपके इन मंथ में होनी है, उसके लिए इनवाइट किया है चिले को इंडिया ने। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, रिपब्लिक ऑफ चिले जो है इसकी कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी इसकी है पेसो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ ऑफशोर पेट्रोल वेसल फ्लैग ऑफ बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्रॉम द करवार, जो लोकेटेड है आपका कर्नाटका में, करवार नेवल बेस एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन शिप सागर मिशन। तो रिसेंटली आईएनएस सुनैना जो है इसको फ्लैग ऑफ किया गया था डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंड इसे फ्लैग ऑफ किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ अ 10th एनिवर्सरी ऑफ सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन मिशन के तहत इसे आपका लॉन्च किया गया था। एंड जो ये मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में इसकी की गई थी शुरुआत। एंड नेशनल मैरीटाइम डे के ओकेजन पे इसको जो है आपका रिलीज किया गया था। नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 अप्रैल को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब जो ये शिप है सुनैना शिप, आईएनएस सुनैना शिप जो है इसमें 44 नेवल पर्सनल फ्रॉम 9 कंट्री जो है वो प्रेजेंट थे जब इसको आपका जो है ऑनबोर्ड किया गया, इसको जब रिलीज किया गया था। जैसे आपका कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, देन मालदीव्स, मॉरिशस, इनके आपके पर्सनल इस शिप में शामिल थे। इसके अलावा अब जो ये आपकी जर्नी है इस शिप की, ये कौन कौन सी कंट्री से गुजरेगी? तो बेसिकली तंजानिया का दरअसल, नकाला फ्रॉम मोजाम्बिक्यू, पोर्ट लुइस मॉरिशस, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स। तो इन अपनी जर्नी में ये इन जगहों पे विजिट करेगा। ओके, इसके अलावा जो हमारे रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 2000 करोड़ का मॉडर्न ऑपरेशनल रिपेयर एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज विच इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट सी बर्ड। ओके, एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया गया है नियरली 1100 एकड़ में। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये एशिया का लार्जेस्ट नेवल बेस कहलाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 रिसेंटली साइंड इनटू लॉ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो देखो यहाँ पे एक लॉ की बात हो रही है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की, जो रिसेंटली साइन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अगर कोई भी आपका लॉ है, अगर उसको लॉ बनाना है, ठीक है, बेसिकली एक बिल जो है वो आपका आता है, सबसे पहले लोकसभा उसे पास करती है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होके फिर प्रेसिडेंट, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास आता है कि वो अगर हाँ बोल देगा, वो साइन कर देगा, उसके बाद वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है साइन कर दिया है इस बिल को, इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को। अब इसी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो एक्ट है इट अलाउज the setting up of a Bureau of Immigration to manage immigration related functions including visa issuance and movement regulation। तो बेसिकली इस एक्ट के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो आपका स्टैब्लिश किया जा सकता है, वो सेटअप किया जा सकता है। किस चीज के लिए, जो काम देखेगा आपका वीजा इशुएंस का या मूवमेंट रेगुलेशन का। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो ये एक्ट है ये मैंडेट करता है इंटरनेशनल एयरलाइन एंड शिप्स को कि जब वो इंडिया में आएंगे तो वो बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन पहले ही यहाँ पे पहुंचा दें। ठीक है, अपने बारे में कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके जो है इमिग्रेशन अथॉरिटीज को बता दें। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फॉरेनर्स entering into India without the valid passport or a travel documents, they may face the maximum imprisonment of 10 years and a fine up to ₹10 lakh। तो ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में एंटर होते हैं विदाउट वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इन दैट केस उनको 10 साल की जेल हो सकती है या उनको फाइन भी लगाया जा सकता है 10 लाख का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो ये एक्ट है इट एम्पावर्स पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ हेड कांस्टेबल टू अरेस्ट इंडिविजुअल्स विदाउट अ वारंट अंडर इट्स प्रोविजंस। मतलब अगर किसी पे डाउट आपको होता है इन दैट केस, तो ऐसे जो हेड कांस्टेबल है इस रैंक से ऊपर वाले, मतलब या इस रैंक से नीचे वाले जो है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, बट इस रैंक से ऊपर वाले हेड कांस्टेबल जो है वो विदाउट वारंट किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे आपका जो है जिस पे डाउट हो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी थी, इसमें से करेक्ट कौन सी है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 दे आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या करेक्शन है, जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है, जो आपकी जेल है वो 5 साल की होगी और 5 लाख का यहाँ पे जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे एंट्री रिस्ट्रिक्शन क्या है। अगर फॉरेनर्स जो हैं जो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है, ठीक है, विच आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन दैट केस उनका जो एंट्री है वो हम बैन कर सकते हैं, वो स्टे कर सकते हैं या उनको हम रोकथाम वहाँ पे मतलब रोक लगा सकते हैं। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है ये स्टैब्लिश यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कि वो वीजा इशुएंस या आपके एंट्री, ट्रांजिट, स्टे, मूवमेंट जो भी चीज़ करनी है इंडिविजुअल के साथ जो एक थ्रेट की तरह हम देखते हैं जिसको, तो वो सारे काम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आपका करेगा। ठीक है, साथ में ही क्या बोला है, फॉरेनर्स जो हैं जब वो इंडिया में एंटर करते हैं उनको रजिस्टर करना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के विद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विद अपॉन अराइवल इन इंडिया। अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनको रजिस्टर करना होगा विद ए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई शिप या एयरलाइन हमारे इंडिया में आती है तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी इमिग्रेशन अथॉरिटी को। ठीक है, इसके अलावा पेनल्टीज की बात करें, ये डिस्कस कर लिया हमने, 5 साल की जेल या 5 लाख का फाइन यहाँ पे या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर जो है जिसके पास वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो। वहीं पे जैसे शिप और मैंने एयरक्राफ्ट की बात करी थी, मतलब कि अगर प्लेन या एयरक्राफ्ट जो शिप्स अगर इंडिया में आते हैं तो उनको एक तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी हमारे अथॉरिटीज़ को, या अगर वो ऐसा नहीं करते, ठीक है, इन दैट केस उन्हें अप टू 50,000 का जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा ये वाला भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पुलिस ऑफिसर वाला। ओके, next question is PM Narendra Modi recently laid the foundation stone and dedicated completed infrastructure projects worth over rupees 8,300 crore under the National Highway Authority of India in which Indian state। तो PM नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेडिकेट किया था नेशंस को,
कौन से स्टेट में? इट इज तमिलनाडु। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में यहाँ पे ये फाउंडेशन स्टोन रखे गए थे। जैसे इसमें आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आ जाते हैं? वालाजापट टू रानीपेट सेक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे, दैट इज NH40। देन विलुपुरम पुडुचेरी, विलुपुरम से पुडुचेरी का 29 किलोमीटर का आपका नेशनल हाईवे 332 है। देन पुंदियंकुमन कुपम एंड सतनाथपुरम, जिसका 57 किलोमीटर का आपका जो है सेक्शन है विद नेशनल हाईवे 32। देन चोलापुरम टू थंजावुरम 48 किलोमीटर्स का आपका ये रहेगा एंड नेशनल हाईवे 36 का ये था। तो इसमें ये प्रोजेक्ट्स आपके इंक्लूडेड थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें यहाँ पे हुई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था न्यू ट्रेन सर्विसेज बिटवीन रामेश्वरम एंड तंबरम चेन्नई इन दी तमिलनाडु। ठीक है, जो आपका रोड ब्रिज है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे न्यू पंबन रेल ब्रिज, जिसको जो बेसिकली जो ब्रिटिश एरा का ब्रिज था उसे रिप्लेस करके ये नया पंबन ब्रिज जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, जो इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ठीक है, किसने बनाया है इसको? रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था कोस्ट गार्ड शिप सर्विस अंडर द न्यू पंबन रेल ब्रिज। ओके, next up question है which of the following digital initiatives was recently introduced by the National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation to modernize India's statistical infrastructure। तो रिसेंटली NSO ने आपके 3 इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च किए हैं। जैसे एक रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया है माइक्रो डेटा पोर्टल का, NSSTA वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है, और AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासिफिकेशन टूल जो है वो इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे पहले बात करेंगे आपके पोर्टल की। पोर्टल जो है आपका माइक्रो डेटा पोर्टल, ये सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी है जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा की। कैसा डेटा? जो आपका कवर्ड है नेशनल सर्वे और इकोनॉमिक सेंसस के। ठीक है, तो इसको इस डेटा को एक्सेस करने की हमें एक तरह से परमिशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, या ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है इन डिजिटल रिपोजिटरी की। ठीक है, अब जो ये आपका पोर्टल है इसे बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक टेक्नोलॉजी टीम। तो इनके कोलैबोरेशन से बनाया गया है। नाउ अब बात करेंगे NSSTA की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, तो जो आपका NSSTA की वेबसाइट यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी, ये एक आपका वेब प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रलाइज डेटा हमें देता है विच इज रिलेटेड टू योर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इसे क्रिएट किसने किया है? डेटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। नाउ NSSTA की बात करें तो इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल करेंटली है किशोर बाबूराव सुरवेदे। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका ग्रेटर नोएडा यूपी में। नेक्स्ट अप क्वेश्चन है द इंडियन आर्मीज व्हाइट टाइगर डिवीजन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ लाइव एयर डिफेंस मिसाइल फायरिंग ड्रिल यूजिंग डैश मिसाइल सिस्टम एट द गोपालपुर सीवर्ड्स फायरिंग रेंज विच इज लोकेटेड इन दी ओडिशा। तो इनमें से कौन सी आपकी मिसाइल सिस्टम थी जिसका यहाँ पे जो है लाइव एयर डिफेंस मिसाइल फायरिंग ड्रिल किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज OSA-AK जो है इसका आपका यहाँ पे सक्सेसफुली डेमो यहाँ पे या आपका जो फायरिंग ड्रिल है वो की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? ओडिशा में की गई थी। अब आपका OSA-AK जिसे 9K33 मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है SA-8 गेको नाम से इसे जाना जाता है विच इज गिवन बाय द नाटो। ओके, ये जो आपके मिसाइल सिस्टम है ये लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और डेवलप इसे किया गया था सोवियत यूनियन द्वारा 1960s में। ओके, नाउ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी लेंथ है आपकी 9.14 मीटर्स की, विड्थ है 2.75 मीटर्स एंड इसका वेट है अप टू 17.5 टन्स। रेंज कितनी है? 12 किलोमीटर की अप टू 12 किलोमीटर्स एंड इट कैन कैरी अप टू 5 पर्सनल्स। ओके, वहीं पे इसके अगर और फीचर्स की बात करें, इट इज इक्विप्ड विद योर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल प्रोटेक्शन। इसमें आपका टेलर कॉन्फ़िगरेशन जो है विच इज ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर एंड रेडार इंटीग्रेटेड इनटू वन यूनिट। तो इसको हम टेलर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके जो है इसकी रोड रेंज की बात करें तो ये आपके कितनी है? अप टू 500 किलोमीटर्स की एंड इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ एरियल थ्रेट्स।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट इट्स मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी, दैट इज MUMT कैपेबिलिटी जो है आपकी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट की गई है, उसका डेमो यहाँ पे किया गया है। तो कौन सी एक्सरसाइज के दौरान ये किया गया था? तो एक्सरसाइज सर्वशक्ति इसका नाम है, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next up question है, which of the following statement is are correct regarding the SEBI's operational framework for the past risk and return verification agency? तो recently SEBI द्वारा आपके operational framework रिलीज किए गए हैं, किस चीज के लिए? प्रवाह के लिए, ठीक है। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी जिसका फुल फॉर्म है, इस चीज के लिए आपका फ्रेमवर्क लाया गया है। इसका मेन एम क्या है इन फ्रेमवर्क्स को लाने का? कि जो मिसलीडिंग क्लेम्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके अबाउट दी past performance in advertisement which is related to your financial products by the research analyst, investment advisor and stock brokers। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क इसके लिए लाए गए हैं। अब फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि अगर परवाह जो है, अगर CRA को, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक्ट करना है एज अ परवाह, देन ये कैसे एलिजिबल होगी? तो 15 साल का इसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और नेटवर्थ होनी चाहिए आपकी 100 करोड़ की, तभी ये एलिजिबल होगी टू एक्ट एज अ परवाह, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को एक्ट करना है एज अ परफॉर्मेंस डेटा कलेक्टर, इन दैट केस इसके पास मिनिमम नेटवर्थ आपकी 200 करोड़ की होनी चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन PDC विच इज परफॉर्मेंस डेटा कलेक्टर, ये डेटा आपका कलेक्ट करेगा फ्रॉम फाइनेंशियल एंटिटीज जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेवलप एंड मेंटेन करेगा वेरिफिकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट है, परवाह जो है ये आपकी ओवरसाइट कमिटी जो है इसको डेवलप करनी होगी विद इन 2 months ऑफ गेटिंग सेबीज अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नाउ अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो मैंने आपको बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्राइटेरिया क्या है अगर उसको एक्ट करना है एज अ परवाह, तो मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस, नेटवर्थ आपकी एटलीस्ट 100 करोड़, और इसमें क्या बोला है? इट शुड हैव अ रेटेड 250 प्लस इशूअर्स फॉर डेब्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को एज एक्ट करना है एज अ परफॉर्मेंस डेटा कलेक्टर, इन दैट केस 15 साल का आपका एक्सपीरियंस, 200 करोड़ का आपका नेटवर्थ, और इसमें आपके नेशन वाइड टर्मिनल्स इनके पास होने चाहिए। साथ में ही इट मस्ट प्रोवाइड ODR इनेबल ग्रीवियंस रीएड्रेसल, ओके। नेक्स्ट है, हम अगर बात करें परवाह की, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या रहेगा? ये आपका डिफाइन करेगा वेरिफिकेशन मेथोलॉजी को, मैनेज करेगा डिस्प्यूट और ग्रीवियंस को, एंड इसका काम रहेगा कि ये मेंटेन करे वेरीफाइड डेटा रिकॉर्ड्स को फॉर 5 years, ठीक है। PDC की बात करें तो ये डेटा आपका कलेक्ट करेगा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक एक्सचेंज से, अभी हमने डिस्कस किया, और ये डेवलप और मेंटेन करेगा सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम को। इसके अलावा अगर कोई CRA आपकी एक्ट कर रही है एज अ परवाह, इन दैट केस उसको जब सेबी का अप्रूवल मिलेगा तो विद इन 2 months उनको एक आपकी ओवरसाइट कमिटी जो है वो बनानी होगी, ठीक है, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग CRA एंड SE's एक्टिविटीज अंडर दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड 62,500 करोड़ डील फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी टू सप्लाई 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर टू द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली HAL को 62,500 करोड़ का डील मिला है कि वो आपका मैन्युफैक्चर करे 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को, ठीक है, किसके लिए? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। नाउ अब इसमें से जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है या डील जो हुई है, इस अमाउंट में से 25,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये प्रोवाइड करेंगे आपकी प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है, फंक्शन करने के लिए। नाउ 156 चॉपर्स में से 90 चॉपर्स आपके इंडियन आर्मी के हैं और 66 आपके इंडियन एयरफोर्स के हैं। फाइन। नाउ HAL जो है ये हेलीकॉप्टर्स कहाँ पे बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा? बेंगलुरु की फैसिलिटी में और तुमकुर फैसिलिटी में, ओके। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, HAL के CMD हैं आपके DK सुनील, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2,385.36 crore with which organization for the supply and installation of indigenously electronic warfare suits for Mi-17 V5 helicopters for the Indian Air Force। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2,385.36 करोड़ का विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है।
किस चीज के लिए? ताकि ये सप्लाई और इंस्टॉल कर पाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को फॉर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर्स में, ओके, इंडियन एयरफोर्स के। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो EW सूट ये आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो आपका है, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है? रेडार वार्निंग रिसीवर है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये 3 चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एडवांस आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है, इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है? DRDO का आपका सेंटर है, कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर, इसके द्वारा इसको आपका डिजाइन और डेवलप किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगा, ठीक है। अब MI-17 B5 हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसे आपका मैन्युफैक्चर किया गया था रशियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मतलब रशिया द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। फिर ये आपका एक मल्टी रोल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। अगर बात करें इसकी स्पीड की तो 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, और इंडियन एयरफोर्स में इसे 2012 में जो है इंडक्ट किया गया था, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है? अप टू 4000 kg की, ओके। नाउ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसके CMD है मनोज जैन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम 444 डे टर्म डिपॉजिट स्कीम। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम जो है लॉन्च की है आपके 444 डेज के लिए? तो इट इज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसका पूरा नाम है BOB स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। कितने टाइम के लिए है? 444 डेज के लिए है, और ये रिटेल टर्म डिपॉजिट टाइप की आपकी स्कीम है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये जनरल सिटीजन्स को 7.15 पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.65%, सुपर सीनियर के लिए आपका 7.75% पर एनम ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो BOB के MD एंड CEO आपके हैं देवदत्ता चंद, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में। टैगलाइन क्या है? इंडिया का इंटरनेशनल बैंक एंड स्टैब्लिश जिसे किया गया था 1908 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय एक्सिस बैंक ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट OTP रिलेटेड फ्रॉड सच एज सिम स्वैप और फिशिंग अटैक। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, यहाँ पे एक फीचर आपका लॉन्च किया गया है, इट इज इन ऐप मोबाइल OTP। तो जैसे आपका OTP मैसेज के थ्रू आपको आता था और उससे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, तो अब इसी चीज को कॉम्बैट करने के लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इन ऐप मोबाइल OTP। मतलब जो OTP आएगा वो आपके मोबाइल ऐप में ही आएगा, ठीक है। तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, फाइन। तो जो आपका ये फीचर है ये रिप्लेस करता है SMS बेस्ड OTPs को विद अ इन ऐप टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड्स फॉर एनहांस सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट इज, which bank recently signed an MOU with a Kerala startup mission to support and strengthen the startup ecosystem in Kerala। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने recently MOU साइन किया है केरला स्टार्टअप मिशन के साथ, which is a initiative of your केरला गवर्नमेंट, सपोर्ट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए केरला के स्टार्टअप इकोसिस्टम को? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया था, ओके। अब जो ये MOU है ये फोकस करेगा आपके कौन से सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इज, which finance company received a certificate of registration from the RBI to operate as a NBFC ICC non-banking financial company, investment and credit company without accepting public deposits। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है RBI ने टू ऑपरेट एज अ NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पीरामल फाइनेंस लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस फ्रेड डायरेक्टन सैंड मास्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सैंड आर्ट। तो इनमें से कौन से आपके इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनको फ्रेड डायरेक्टन सैंड मास्टर अवार्ड एंड मेडल जो है वो दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुदर्शन पटनायक इनका नाम है एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनको ये अवार्ड और मेडल किसने दिया था? वेमाउथ मेयर क्लेयर जॉन ओरेल द्वारा इनको ये अवार्ड और मेडल जो है दिया गया था एट दी सैंड वर्ल्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल विच वाज हेल्ड इन द UK, ओके। अब सुदर्शन पटनायक जी ने यहाँ पे
10 फुट का लॉर्ड गणेशा जी का जो है स्कल्पचर बनाया था। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे सुदर्शन पटनायक जी की। तो इन्होंने अभी तक जो है 65 इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप जो है, ये फेस्टिवल जो है उनमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा अगर अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2014 में, और गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप सक्सेसफुली कंडक्टेड द स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ अ कलाम 100 इंजन, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, कलाम इंजन, ठीक है। द थर्ड स्टेज ऑफ इट्स विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल एट द सोलर ग्रुप्स टेस्ट बेड इन नागपुर विच इज लोकेटेड इन योर, मतलब नागपुर महाराष्ट्र में आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी स्पेसटेक स्टार्टअप जो है, कौन सी कंपनी है बेसिकली जिसने आपका कंडक्ट किया है टेस्ट, तो इट इज डन बाय दी स्काईरूट एरोस्पेस। किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा ये आपका टेस्ट किया गया था, ठीक है। अब कलाम 100 इंजन जो है इसका टेस्ट किया गया है आपका ओवर 102 सेकेंड्स तक, ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं स्काईरूट एरोस्पेस की। इसके सीईओ है पवन कुमार चांदना, हेडक्वार्टर लोकेटेड है तेलंगाना हैदराबाद में, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। नाउ अब बात कर लेते हैं विक्रम 1 रॉकेट की। तो ये आपका जो रॉकेट है इसे डिजाइन किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा, एंड इसके बारे में अगर देखें पेलोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 480 किलोग्राम्स का पेलोड कैपेसिटी ये आपका जो है ले जा सकता है, और ये 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक ये आपका जो कैपेसिटी है या जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है। इसके अलावा विक्रम 1 में 4 स्टेजेस आपकी हैं। स्टेज 1 सॉलिड फ्यूल कलाम 1200 मोटर, सेकेंड स्टेज आपकी है सॉलिड फ्यूल कलाम 250 मोटर, थर्ड आपकी है सॉलिड फ्यूल मोटर विच इज डेवलप्ड बाय द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो सब्सिडी है आपकी SIIL की, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की ये सब्सिडी है जिसने इसको डेवलप किया है, ठीक है, थर्ड स्टेज को। नेक्स्ट आपका है फोर्थ स्टेज लिक्विड फ्यूल रमन इंजन फॉर फाइनल ऑर्बिटल एडजस्टमेंट, और ये जो हमारा विक्रम 1 रॉकेट है इसको कब तक लॉन्च किया जा सकता है? बाय द एंड ऑफ 2025, ओके। अब बात करते हैं जो थर्ड स्टेज हमने पढ़ी है उसके बारे में। प्रोपेलेंट मास जो है आपका ये आपका 2400 किलोमीटर्स का है, मैक्सिमम थर्स्ट है 75,000 न्यूटन्स का, पेलोड कैपेसिटी कितनी है 290 अप टू 290 kg इन दी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, एंड लो अर्थ ऑर्बिट की कितनी है 480 kg की, ठीक है। नाउ SIIL की बात करें, इसके MD एंड CEO हैं मनीष सत्यनारायण न्यूवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2031 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी 2031 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज USA इसे जो है होस्ट करेगा, और ये आपकी अनाउंसमेंट की गई थी फीफा के प्रेसिडेंट गियानी एंड इन्फेंटियो द्वारा इन दी 49th यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कांग्रेस में, जो आपका सर्बिया में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ बोला गया था यूके जो है ये होस्ट करेगा 2035 का एडिशन, ओके। नाउ अब 2031 की एडिशन की बात करें तो इसमें आपके 48 टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। जो पहले 32 आपकी होती हैं, मतलब विमेंस वाले जो आपका वर्ल्ड कप है इसमें 32 टीम्स होती हैं, बट 31 वाले में बोला गया है कि 32 से बढ़ाकर 48 टीम्स हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा USA जो है ये थर्ड टाइम इसे होस्ट करेगा, एंड इन कोलैबोरेशन विद द कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल मेंबर्स द्वारा, ठीक है। इसके अलावा 2027 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है 10th एडिशन, ये आपका कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील होस्ट कर रहा है। और बात करें अगर यूके की, ठीक है, यूके जो है आपका इस टाइप का टूर्नामेंट जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका होस्ट करेगा। USA थर्ड टाइम और ये फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा 2035 में। इसके अलावा 2026 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो उसे कौन होस्ट कर रहा है? तो इट इज को होस्टेड बाय द USA, कनाडा, मेक्सिको। वहीं पे UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो आपकी है 2028 की, ये इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स इसे को होस्ट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अमृतसर चीकू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या GI टैग फ्रॉम GI रजिस्ट्री। तो आपका जो है इन मंथ ऑफ अप्रैल अमृतसर चीकू को GI टैग दिया गया था, एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम दी गुजरात, ठीक है। गुजरात का ही आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। नाउ ये GI टैग आपका ग्रांट किया गया है वलसाड
नवसराई जिला फल आने शाक भाजी सहकारी संघ लिमिटेड को, ठीक है। और ये थर्ड आपका फ्रूट बना है गुजरात का, जिसको जीआई टैग मिला है आफ्टर गिर केसर मैंगो एंड कुची खारेक, जो आपका डेट होता है खजूर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 विच कंट्री वाज यूनानिमसली इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर द 2025-2027 टर्म। तो 2025 से 27 के टर्म के लिए कौन सी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, टू द यूनाइटेड नेशन इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन ISAR इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। इंडिया के जो एक्टिव रोल है इन एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस वजह से इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ओके, ISAR जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो है, ये आपका ऑपरेट करता है अंडर योर UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंडर ये आपका काम करता है, ओके। और इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो अल्जीरिया, ब्राजील, बुरुंडी, कंबोडिया, चाइना, इक्वाडोर, देन गैम्बिया, जर्मनी, ग्वाटेमाला, केनिया, ये सब इसकी आपके मेंबर कंट्री है ISAR की। नाउ बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और 2025 में 12वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया है हमने, और पहला एडिशन आपका 2014 में हुआ था, ठीक है। थीम क्या थी, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। 31st एडिशन 2025 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ये हम ऑब्जर्व करते हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जो 1 से 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था 2025 में। इसी से रिलेटेड एक और वीक है आपका वर्ल्ड ग्लूकोमा डे, जिसको ऑब्जर्व किया गया था 9 से 15 मार्च को, और थीम इसकी थी यूनाइटिंग फॉर ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे की, इसको ऑब्जर्व किया गया था 7 अप्रैल को। कौन सा एडिशन था, 77th एडिशन था। थीम इसकी थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर जो है ये आपकी थीम थी, ठीक है। अब इस ओकेजन पे WHO ने ऑर्गेनाइज किया था एक हाइब्रिड इवेंट, जिसका टाइटल था हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स ग्लोबल एक्शन फॉर वुमेन एंड न्यूबॉर्न्स, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या इवेंट हुआ था, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था योगा महोत्सव 2025। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये आपकी एक तरह से काउंटडाउन जो है स्टार्ट किया गया है 75 डेज का टू द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, जो आपका 21 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा। और योगा डे की थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ओके। लास्ट आपका है इंटरनेशनल रोमानी डे, जिसको 8 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था। नाउ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।